नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हुए हैं जिसमें 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। जो बिहार डीएलएड में 2022 से लेकर 2025 में बार बार प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का सेक्शन रहने वाला है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो मिशन मोड में तैयारी में लगे रहिए और जो भी चीजें हम आपको दे रहे हैं ना, उसे आप सभी पचाते जाइए, यानी कि याद करते चलिए आप सभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, आप सबको बताना चाहते थे, आप सभी के लिए जो ऑफर लाया गया था वो ऑफर अभी भी कोर्स पर अवेलेबल है, जो आपका ऐप पे क्लास चल रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी कोर्स आपका 399 रुपया का है ना, वो अभी आपको 199 रुपया में हम प्रोवाइड करें, यानी कि 50% डिस्काउंट किए हुए हैं। तो जाइए इस कोर्स का लाभ लीजिए। आप सभी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्पेशल वीडियो भी बना दी है, कैसे ज्वाइन करना उसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ये आपका असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानस जो है, मानस कहाँ पर है, ये भी आपका असम में है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो देखिए, अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र की बात किया जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में सबसे अधिक वन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ पे है, हरियाणा में है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे कम वन है क्षेत्रफल में प्लस में प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में सबसे अधिक वन की बात किया जाए तो मिजोरम हो जाएगा, बात समझे। चलिए अगला है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? लगाया गया था कहाँ पे? दार्जिलिंग में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। और ये कब? तो 1897 में। डेट को याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर वही बात किया जाए कि भारत का पहला बड़ा जल विद्युत संयंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो आपका शिव समुद्रम में स्थापित हुआ था। ये भी एक फैक्ट को याद रख सकते हैं आप सभी। सबसे बड़ा शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश काल की बात किया गया है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है? देखिए, अगर प्राथमिक संसाधन की बात किया जाए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक संसाधन आता क्या क्या है। जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होता है वही प्राकृतिक संसाधन है या प्राथमिक संसाधन है। जैसे कच्चा तेल, कोयला, सूर्य की रोशनी, खनिज हो गया, ये सभी क्या है? प्राथमिक संसाधन के अंतर्गत आता है। देखिए, प्राथमिक संसाधन में आपका कच्चा तेल आएगा, कोयला आएगा, सूर्य की रोशनी आएगा। जबकि अगर हाइड्रोजन ऊर्जा की बात किया जाए तो ये प्राथमिक नहीं, ये द्वितीय संसाधन हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सौर ऊर्जा की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि यह ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे हम सभी बार बार प्रयोग कर सकते हैं। नवीकरण का अर्थ क्या होता है? जिसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। और वहीं पर यह गैर पारंपरिक स्रोत का ऊर्जा है, ना कि पारंपरिक ऊर्जा है, बात समझे। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन किस तरह के पदार्थों का परिवहन होता है? तो यह आपका पेट्रोलियम उत्पादन का परिवहन होता है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 में ही किया गया था, बट इसका गवर्नर की बात किया जाए और भारतीय गवर्नर, तो आपका सीडी देशमुख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि नागिन झील किस राज्य में है?
देखिए जितने भी शेषनाग, बेरीनाग, नाग नागिन वाला झील जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा देवताल हो गया, माहीताल हो गया या नैनीताल हो गया, ये सभी झील जो आपको देखने के लिए मिलता है वो उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि ताल ताल जो पीछे में लगा है वो सभी उत्तराखंड में करीब करीब आपको मिलेगा, कुछ हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे दूधिया मैग्नीशियम कहा जाता है। उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि किसमें इसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा प्रति अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जन्म किस आकाशगंगा में हुआ था, तो ये मिल्की वेव आकाशगंगा में हुआ था। तो हम सभी का आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वेव, याद रखिएगा आप सभी। अगला है जिसे हम सभी हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था, देखिए एक पनामा नहर है जो आपको अमेरिका में देखने के लिए मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पनामा एक देश है और एक आपका स्वेज नहर है, याद रखिएगा आप सभी, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसकी स्थापना 1869 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, उच्चतम, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर ये उच्च न्यायालय की बात करता हाई कोर्ट, तब आपका यहाँ पर 63 वर्ष होता, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला स्थान कौन सा है, तो यही आपको बताए थे, ये आपका मानसीराम मेघालय हो जाएगा। इसको मानसीराम मेघालय कीजिए आप सभी, मानसीराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जबकि सोन नदी की अगर बात किया जाए, सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सभी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर होगा जैविक तथा अजैविक। जैविक तथा अजैविक ये दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। आइए अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस की बात किया गया है ना, तो लोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, लोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारित तंत्र का अजैवीय घटक है, देखिए अजैवीय घटक हो जाएगा जल, जबकि जीवाणु, क्लारेला और उसके बाद मानव, ये सभी आपका जैवीय घटक है। जबकि जल क्या है, अजैवीय है, याद रखिएगा आप सभी। वायु क्या है, अजैवीय है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती हैं, तो राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका कांग है, तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिका कांग है, याद रखिएगा आप सभी। प्लास्टिड किसमें देखने के लिए मिलता है, ये प्लास्टिड जो है ये किस में रहता है, तो पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा आप सभी। पादप कोशिका में प्लास्टिड रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, देखिए प्लास्टिड जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, तो देखिए पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं हम सभी डेसिबल से मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप को किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो देखिए साधारण बातचीत की बात किया जाए तो 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। जैसे कि दुकान में आपसे ज़्यादातर शोरगुल जो देखते हैं वो लगभग 80 से लेकर 100 डेसिबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा चिक के आपसे बोल दीजिए तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ गए आप सभी।
आइए अगला है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होगा। देखिए, एक होता है फ़ारेनहाइट पे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, एक आपका डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक होता है आपका केल्विन पे। अगर मानव शरीर का समान तापक्रम पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री के अप्रॉक्स में। याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में, 36.7 के करीब में होता है। अगला है मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो देखिए, मियादी ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो देखिए, टाइफाइड जो पैदा होता है ये आपका होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए, जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो दर्पण लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अवतल। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, इससे छोटा वस्तु क्या होता है, बड़ा करके दिखाता है ये, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, ये बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसलिए देखिएगा जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास मिरर देखते हैं आप सभी, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि पीछे का जो होता है बड़ा बड़ा वस्तु होता है वो सारा छोटा करके आपको एक जगह दिखाई देता है, जबकि गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक सही है। देखिए, सही तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर लेंस का पूछता तो यहां पर सिर्फ माइनस लग जाता, तो जो यहां प्लस दिया हुआ है ये आपका दर्पण का हो जाएगा, और उसके बाद माइनस रहता तो वो लेंस का हो जाता। अगला है निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, बेटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। रक्त थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो रक्त को थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के ही जरूरी होता है, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन के, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो देखिए, किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, और ये दोनों नाभिक में होता है। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है, याद रखिएगा आपसे, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 3 समस्थानिक होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलेनियम का है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वृत्त या व्यापार कहते हैं। तो देखिए, वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है, हिंदी का ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे वृत्ति या व्यापार की बात किया जाए तो ये शब्द शक्ति को कहा जाता है। देखिए, शब्द शक्ति से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं। तो मूलतः 3 ही भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। तो 3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद का एक प्रकार नहीं है। तो अभी हम जो बताएं आपको कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है, जबकि रस नहीं होता। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर होगा। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी निर्वेद कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव को क्या कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो इसे हमसे रीति कहते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव को। अच्छा, विस्मय रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसे हम सभी अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। इसको मात्रा कीजिएगा आप सभी। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जिसका समान समान मात्रा रहता है चारों चरणों में, उसे हम सभी सममात्रिक छंद कहते हैं। और जिसका विषम रहता है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। इसमें सभी मात्रा जो होता है इसका समान सामान्य होता है। अगला है नहीं पराग, नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही
बंदियों आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर छंद पूछा गया है, तो छंद आपको गिनती करने के लिए हम सभी सिखाए हैं, आपको बिल्कुल सिखाए हुए हैं। तो छंद गिनती करने के लिए आपको बताएं लघु और गुरु में गिनती किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें दोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है साक्षात संकेतित कहते हैं। तो साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। तो प्रथमा शक्ति जो कहा जाता है शब्द का, वह अभिधा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा कहा जाता है, इसे ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है क्रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो इसे रौद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए शब्द अलंकार की बात किया जाए तो इसमें उपमा जो है यह शब्द अलंकार नहीं होगा, अर्थालंकार होगा, जबकि श्लेष, वीणा और वक्रोक्ति शब्द अलंकार का उदाहरण है। चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुट में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है। यहां पर देखिएगा रा 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 बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सुगुनी मदकता अधिकाय जे खाए बोराय और जग पाए बोराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कनक आपका 2 बार आया है, जब एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज्यादा सोना मिल जाने के बाद भी पगला जाइएगा और ज्यादा धतूरा खाने के बाद भी पगला जाइएगा, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है। तो दलितों से अलग कर महादलित जो है ये आपका बिहार प्रदेश में किया गया है, सी राइट आंसर होगा। बिहार सरकार ने 2007 में महादलित श्रेणी बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें आपका मुसहर, रविदास, चमार ये सभी जाति को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी वैश्विक स्तर से लगती है। यह प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया था और आयोग की तरफ से 13% लिया गया है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितने प्रतिशत है पूरा विश्व का, तो लगभग 17.5% है। लगभग 121 करोड़ जनसंख्या है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अच्छा यहां पर अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और पूरे विश्व का 2.4% के अप्रॉक्स में है। इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, तो वही चीजें अभी हम बताएं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूरे विश्व की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मात्र में 2.4% भारत के पास क्षेत्रफल है और जनसंख्या 17.5%। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर बात किया जाए कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा आता है क्षेत्रफल में, तो ये 7वां स्थान पे है, याद रखिएगा। इससे 6 बड़े देश हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जैसे कि रूस सबसे बड़ा देश है, रूस जो है सबसे बड़ा देश है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या में भारत का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा है, बात समझ के अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया था। देखिए लॉर्ड लीटन ने भारतीय अखबार पर पाबंदी लगाने के लिए जो है कि इसको लागू किया था और हालांकि लॉर्ड रिपन जो है इसको 1882 में इसको रद्द कर देता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो लागू किसने किया, लॉर्ड लीटन ने। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रद्द किसने कर दिया, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय में और लॉर्ड इरविन से कह सकते हैं कि इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मापनी क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। तो नापनी क्या है, एक आपका अनुमान होगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन को जरूर आप सभी लाइक कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और अभी तक में जितने भी हम क्लास करवाए हैं वो सारा क्लास कंप्लीट कर लीजिए अगर 2025 में आपको एक सीट पक्का करना है। और बाकी बात जो भी अभी तक एप्लीकेशन से जुड़ के क्लासेस नहीं किए हुए हैं, जितना चीज हम वहां पर दिए हुए हैं बस उतना भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो रिजल्ट के लिए आपको सोचना नहीं होगा।
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हम, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा युवा शक्ति। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर एक 2 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है? रिटायर होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए। अच्छा, राज्यसभा की बात किया जाए तो इससे हम सभी उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना है? तो याद रखिएगा 250 अधिकतम सदस्य की संख्या है, पर वर्तमान में इसमें अभी 245 सदस्य की संख्या है। याद रखिएगा आप सभी, वर्तमान में 233 जो होता है ये निर्वाचित होता है और 12 सदस्य जो होता है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका सीतामढ़ी जिले में स्थित आपका बागमती परियोजना, और ये बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के लिए बनाई गई परियोजना है, जो कि आपका नेपाल से ये परियोजना निकलती है, कह सकते नदी निकलती है, और उसके बाद जो है कि उत्तरी बिहार में बहती है ये नदी। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये आपका कच्छ में लगाया जा रहा है, याद रखिएगा आप सभी। और कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। ये फैक्ट पर याद रखिएगा। सूरत जो है ये आपका कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बड़ोदरा याद रखिएगा केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वाणिज्य फसल है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी, यानी कि सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी जो है कि आपका क्या है? वाणिज्य फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। देखिए जूट की बात किया जाए तो जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी वेस्ट बंगाल करता है और भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालाघाट खान निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट से मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है और यहाँ पर मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है कि, कौन सा कंपनी बताएं आपको? मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए मतगणना का जो कार्य होता है ये चुनाव आयोग का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका चुनाव आयोग की शक्ति का निर्धारण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्लस में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पता है आप सभी को? बता सकते कोई हमको कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बक्सर का आंदोलन में किनकी प्रमुख भूमिका थी? देखिए एक होता है आपका प्लासी का युद्ध 1757, जो प्लासी पश्चिम बंगाल में है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में डेट याद रखिएगा, और बक्सर बिहार में पड़ता है। तो इस आंदोलन में जो है कि प्रमुख भूमिका निभाया था आपका गोंडुत ने निभाया था, जो कि एक गोंड जनजाति का नेता था, याद रखिएगा आप सभी। किस जनजाति का? गोंड जनजाति का नेता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है और मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। अगर भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 क में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है इसे, ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। और लिया गया है रूस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इनमें से आपका बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि सार्वजनिक है, यानी कि यह सरकारी आपका लो इस्पात संयंत्र है और रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। जबकि टाटा उद्योग की बात किया जाए तो ये आपका प्राइवेट है और यह स्थापना 1907 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कहाँ? जमशेदपुर में किया गया था। और बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में किया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। और ये प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रिपीट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी, इसको जेनोवा में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। और जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट डेट ही ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाएगा। अगला है च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए च्वार विद्रोह जो हुआ था ये 1769 ईस्वी में शुरू होता है च्वार विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार के बीच में हुआ था। 1769 से लेके लगभग 1809 तक ये विद्रोह आपका चलता है, जो कि ब्रिटिश और जमींदार की शोषण नीतियों के खिलाफ में ये विद्रोह शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, कोल और च्वार भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा था, च्वार विद्रोह में शामिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा हो जाएगा अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग। ये सभी है, याद रखिएगा, सफलता में सबसे बड़ी बाधा हो रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली थी? ये आयोग प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए तो ये 1855 के अप्रॉक्स में खोली गई थी जूट मिल, और ये कोलकाता के रिसअड़ा में खोली गई थी। ध्यान दीजिएगा, रिसअड़ा में खोली गई थी। बात समझे आप सभी? कहाँ पे? कोलकाता में थी। यहाँ तो कोलकाता सही हो जाएगा, पर 1917 में कोलकाता में जूट मिलों का विस्तार शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और भारत का जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? देखिए जो गन्ना होता है ना, इसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। लगभग 10 से लेके 12 माह तक इसमें समय लग जाता है। अच्छा, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ये सभी है। अगला है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो अधिकांश कवक होते हैं इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जो काइटिन होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए अगर बुझा हुआ चूना की बात किया जाए तो ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसे हम सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्त हेतु उपयोगी है, यानी कि लंबे समय तक ये दूध देती है और सबसे अधिक दूध देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विशुद्ध, या कह सकते विदेशी नस्लें, जैसे कि जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया। ये सभी जो आपका नस्ल होता है गाय का, ये सभी कह सकते कि लंबी अवधि तक दूध देता है और सबसे अधिक दूध देता है। जैसे कि भारत में गाय का जो नस्ल है उसमें दूध आपको कम देखने के लिए मिलता है, बट जैसे जर्सी की बात किया जाए तो इसमें अधिक दूध होता है। इसमें प्रमुख नस्ल देखिएगा तो एक आपका हॉलिस्टीन होता है। हॉलिस्टीन एक आपका नस्ल है जो ये भी सबसे अधिक दूध देता है। उसी प्रकार से जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया, और एक आप याद रखिएगा जो हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीजियन, याद रखेंगे आप सभी। फ्रीजियन एक प्रकार का नस्ल है गाय का, ये भी दूध सबसे अधिक देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण का नाम लिखें। डायनमो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी। डायनमो क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका H2 गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। जब ये आपका सोडियम यानी कि Na के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका जो है कि H2 का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का। H2 का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, बात समझे। अगला क्वेश्चन है क्रेब चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादक जो ATP का संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा NADH, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है? इससे होकर ये आपका ATP का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट
थायोक्लाइड किस रूप में होता है? क्लोरोप्लास्ट थायोक्लाइड जो होता है आपस में जुड़ी हुई थैली के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपस में जुड़ी थैली के रूप में। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। तो एड्स आपका एक विषाणु के कारण से होती है, या कह सकते हैं कि HIV वायरस से या शारीरिक संबंध से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया कह सकते हैं, कवक से दाग धब्बा होता है, जीवाणु के कारण से हैजा होता है, पता है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा उदासीन होती है क्योंकि? तो देखिए, परमाणु विद्युत ऊर्जा तभी उदासीन होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो, याद रखिएगा आप सभी। तो उसका आवेश शून्य होगा, और जहां आवेश शून्य होगा वो आपका उदासीन होगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन बराबर होने पर क्या हो जाता है, यह आपका उदासीन हो जाता है। जैसे कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है तो ये उदासीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर हो जाएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, शून्य आवेश होगा वहाँ पर, तो वह आपका उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया देखिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और कर्णपुरा भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये दोनों? झारखंड में पड़ता है। और धनबाद में ही झरिया में कह सकते हैं कि जो अभी कोयला खदान में जो आग लगा वह अभी तक नहीं वो आग बुझा है, दहक रहा है। बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान को हम सिर्फ किस नाम से जानते हैं? कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, कर्ण पल्लव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, मानव कान का बाहरी भाग होता है कर्ण पल्लव। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखेंगे आप सभी। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है। अगर वही बात किया जाए कि आप सभी से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगर ऑर्गन के बारे में पूछा जाए कि ऑर्गन कितना होता है, तो ऑर्गन आपका 0.93% होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 28 जो है ये किसका होता है, तो निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह Ni होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2818 होगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो उसमें पाया जाता है गतिज ऊर्जा पाया जाता है, और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी, इसमें गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि बांधा हुआ पानी है, तो इसमें आपका स्थितिज होगा। धड़ा हुआ हथौड़ा है तो स्थितिज हो जाएगा। या कह सकते छत पर खड़ी एक लड़की स्थितिज ऊर्जा है, और वहीं से उसको फेंक दिए तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए, गति में रहने वाली वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। ये उसका फार्मूला है निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। दो ही नियम होता है ना, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक छोड़कर सभी होते हैं। देखिए, सामान्य अगर पादप कोशिका की बात किया जाए तो केंद्रक उसमें मौजूद होता है, याद रखिएगा आप सभी। बट आयोग की तरफ से केंद्रक ही ऑप्शन लिया गया है, और ऑप्शन के हिसाब से केंद्रक ही सही आंसर होगा। अभी बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती है। देखिए, अगर केंद्रक की बात किया जाए तो याद रखिएगा, जो आपका पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, कह सकते हैं कि बिना केवल इसमें ट्रेकड और सीबम ट्यूब कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, ट्रेकड। याद रखिएगा आप सभी, ट्रेकड और कह सकते हैं ट्रेकड और आपका सीबम ट्यूब आपका कोशिकाएं होता है, सीबम ट्यूब कोशिकाएं होता है आपका, याद रखिएगा। बट समान पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति होता है। अगला है कि वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? तो राइट आंसर होगा विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, पत्ती में रंध्र के माध्यम से ही CO2 आपका विसरण में प्रवेश करता है, विसरण के द्वारा प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल पर वायु का दाब होता है। तो देखिए, समुद्र जल पर वायु का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, पारा के 360 मिमी के बराबर होता है। तो ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका 76 सेमी को ही हम सभी मिमी यानी कि मिलीमीटर में लिख सकते हैं, 360 मिलीमीटर। तो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है उसे हम सभी क्या कहते हैं?
तो उद्देश्य के विषय में बतलाता है तो उसे हमसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाक्य में विधेय वह भाग होता है जो विषय के बारे में कुछ बताता है। जैसे आप एक एग्जांपल याद रखिएगा कि राम जो है ये विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है, तो यहाँ राम जो हो जाएगा ये कर्ता होगा, पर ये विद्यालय जाता है यही विधेय होता है। अगला है कि ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ओज गुण का प्रयोग, देखिए ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। और वीर रस में आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ओज गुण में क्या होता है, जैसे बल हो गया, पराक्रम हो गया, शौर्य हो गया, गर्व हो गया, ये सभी झलकता है ओज गुण में। जैसे कह सकते हैं कि वीर रस का प्रमुख विशेषता में देखिएगा, जैसे कि रण में दुश्मन को क्या करूंगा? परास्त करूंगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ वीरता को प्रकट किया जा रहा है ना। तो ओज गुण में क्या देखने के लिए मिलता है? बल, पराक्रम, शौर्य, गर्व देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आए महंत दंत में अलंकार बताइए। तो देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार पहचानने का तरीका क्या है? आपको बताएं कि जब निर्जीव वस्तु को मानव के गुण के रूप में बताया जाए, याद रखिएगा निर्जीव वस्तु। तो यहाँ पर देखिएगा दंत क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, और ये किसके रूप में दिखलाया जा रहा है? तो मानव की तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है कि आए महंत दंत में। आए महंत कहाँ आया है? दंत में। और महंत क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, फूले है कुमुद फूली मालती, सघन वन फूले रहे, तारे मानो सती अंगना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा में बताए थे कि मानो हो गया, मनोहु हो गया, जानो हो गया, जनहु देखने के लिए मिल जाता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमसे क्या कहते हैं? तो उससे हमसे स्वर संधि कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? स्वर संधि का। तो इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए स्वर संधि तब होती है जब दो स्वर आपस में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, रेखांकित पदबंध बताइए इसमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पदबंध बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा संज्ञा की बात किया जा रहा है। संज्ञा कैसे हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर संज्ञा पदबंध तो होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ रीता देखिएगा, तो रीता क्या है? किसी का नाम है तो संज्ञा होगा। और बहन भी जो होता है ये भी आपका संज्ञा होता है। बहन में कह सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा होगा, तो याद रखिएगा संज्ञा पदबंध होगा। क्रिया में अगर क्रिया की बात किया जाए तो क्रिया पदबंध होगा। किसी की विशेषता बताया जाता तो वहाँ विशेषण पदबंध होता। आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने कल लाई थी? इसमें वाक्य का उदाहरण है, बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य है? तो इसमें आपका मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन में बी, आपकी वह किताब कहाँ है जो आपने कल लाई थी। तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य कैसा होता है? आपकी किताब कहाँ है, ये आपका सरल वाक्य होगा। अच्छा, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक आपका मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक क्या होता है? उपवाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया। तो सूरज निकलने से यदि विबंधन जोड़ने का अर्थ निकलता है तो यहाँ अर्थ क्या होगा? बता सकते हैं आप सभी। तो देखिए यहाँ पर व्यंजना होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए व्यंजना में क्या होता है? जब आपका प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़ दिया जाए और दूसरे अर्थ में बताया जाए तब वहां पर आपका व्यंजना हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि सूरज निकल गया का अर्थ क्या होता है? बहुत देर तक अभी तक तुम सोया हुआ है। इसका कहने का अर्थ यही है, ठीक है, कि सूरज निकल गया है पर अभी तक तुम सोया हुआ है, यानी कि बहुत देर हो चुका है। तो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है। बात समझे? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब चने चबाए। इस वाक्य में आप सभी अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। ये आपका मुहावरा एक दिया